अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं हमारे। और पिछली वीडियो तक हम लोग इस चैप्टर के 20 न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के रहते हैं वो सारे के सारे हम लोग कवर करेंगे। तो कौन कौन से न्यूमेरिकल्स रहते हैं हमारे पास? 4 न्यूमेरिकल्स जो थे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वो रहते हैं, और वो कौन कौन से हैं? 21, 22, 23 एंड 24। इसमें से जो ये 23 वाला न्यूमेरिकल है ये हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये हम लोग परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं जो आज इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखने हैं, 21, 22 और 24। ये तीनों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे और फिर इसके बाद जो है ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ये आज की वीडियो के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारे पास वीडियो है ये न्यूमेरिकल्स की चौथी वीडियो है। अभी तक हम लोग 3 वीडियोज़ जो हैं वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर कर चुके हैं और आज की जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल्स की चौथी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 21 से, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है ये क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्रॉब्लम नंबर 21। तो इस न्यूमेरिकल को समझने से पहले या फिर आगे भी जितने हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट से ही रिलेटेड हैं। तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट वाली हमने जो वीडियो की हुई है थ्योरी के अंदर वो सारी की सारी देख लो। उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं वही हम लोग यहाँ पे बेसिकली अप्लाई करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम को अगर पढ़ें तो उन्होंने हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं। बोल रहे हैं कि अगर वेक्टर ए जो है वो हमारे पास ये है और वेक्टर बी जो है वो हमारे पास ये है और दोनों के दोनों आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, यानी कि आई, जे और के की फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं। अगर ये 2 वेक्टर आपको दिए हुए हों तो वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि फिर फाइंड करके बताओ पार्ट ए के अंदर ए क्रॉस बी, पार्ट बी के अंदर बी क्रॉस ए और पार्ट सी के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि पहले a प्लस बी निकालो एक वेक्टर, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट, फिर a माइनस का b निकालो। जब ये दोनों वेक्टर्स आपके पास आ जाएं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बताओ पार्ट सी के अंदर आपने ये करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हम लोग 2 पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो तीसरे वाला पार्ट है ये फिर आप लोग खुद इसे जो है सॉल्व करोगे। मतलब आधा हम लोग जो है वो देख लेंगे, मतलब ये वाला जो वेक्टर है और ये वाला जो वेक्टर ये निकाल लेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है वो आपको इन 2 पार्ट्स के अंदर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने एक आखिरी शायद प्रॉपर्टी ये देखी थी या फिर आखिरी की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनमें हमने ये देखा था कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म के अंदर दिए हुए हों तो आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकाल सकते हो। वहाँ पे बेसिकली हमने एक फार्मूला बनाया था, तो वही फार्मूला यहाँ पे हम लोग जो अभी अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले आप लोग क्या करो कि दोनों जो वेक्टर दिए हुए हैं उन्हें लाइन से लिख लो। डाटा के अंदर इस तरह से डाटा की हेडिंग लगा के दोनों वेक्टर्स जो आपको दिए हुए हैं वो आप लिख लो, 2i माइनस का 3j और माइनस का k, और b वेक्टर भी साथ में इसके लिख लो जो कि क्या है i प्लस का 4j और माइनस का 2k। फिर इसके बाद हमें पता है कि अगर आपको इस तरह से वेक्टर फॉर्म के अंदर वेक्टर्स दिए हुए हो तो इसका फार्मूला क्या होता है? a क्रॉस b इक्वल्स टू i j k x1 y1 z1 x2 y2 और z2। ये फार्मूला हम लोग जो है वो वहाँ पे पढ़ चुके हैं, यानी कि अगर आपको इस तरह से दिया हुआ हो तो आपको सॉल्व इस तरह से करना है। ये आपके पास जो है वो एक तरीका है और इसको एक्सपेंड किस तरह से करते हैं ये भी हमने थोड़ा सा वहाँ पे देखा था उसी प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो के अंदर। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनके लिए तो ये काफ़ी आसान होगा क्योंकि उनका पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 शायद आपका मैट्रिक्स वाला जो चैप्टर है वो पूरे का पूरा इसी के ऊपर बेस करता है। मतलब 3/3 का जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है, इंजीनियरिंग वाले उस चैप्टर के अंदर इसे पूरा सॉल्व भी करते हैं। बाकी मेडिकल वालों के लिए क्या है कि वो सिर्फ देख लें, मतलब यहाँ पे जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उस तरीके को देख लें कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x1 y1 z1 ये क्या है, i के साथ जो भी वैल्यू है वो आपके पास x1 है पहले वाले वेक्टर की,
जे के साथ जो भी वैल्यू है या इसका जो कॉफिशेंट है वो आपके पास y1 की वैल्यू है, और z1 की जो वैल्यू है आपके पास k के साथ जो कॉफिशेंट है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो पहले तो पुट करनी है वैल्यूज़। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसके अंदर पुट करें, सबसे पहले ये वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, i, j और k। x1 y1 z1 की जगह पे ये वाला पूरा वेक्टर, इसके जो कॉफिशेंट है मतलब i के साथ जो वैल्यू आ रही है वो x1 है, j के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास y1 है, और k के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास z1 है। तो इसके अंदर आप जो है इसको पुट कर दें। 2 यहाँ पे माइनस का 3, क्योंकि j के साथ जो कॉफिशेंट है वो माइनस का 3 है, और k के साथ जो कॉफिशेंट है वो माइनस का 1 है। अगर कुछ भी नहीं होता कॉफिशेंट तो वो 1 होता है। तो इसको यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से पुट कर देना है। फिर x2 y2 और z2 भी इसी तरह से जो b वेक्टर है इसको आप लोग पुट करोगे, i के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव का जो है वो आपके पास 4 आएगा, और यहाँ पे जो आपके पास नेगेटिव का 2 आएगा। तो सबसे पहले तो आपने इस तरह से वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। और एक और चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि ये जो चीज़ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है। मतलब ये कि a और b को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इसी तरह i j k की फॉर्म के अंदर ही हमें मिलेगी। तभी यहाँ पे जो है वो i j k है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो i j k के अंदर आएगा, यानी कि जो नई क्वांटिटी आएगी। फर्ज करो कि ये आपके पास a और b है, और इसे आप लोग जो है वो मल्टीप्लाई करवा रहे हो, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। तो जो आपके पास आंसर आएगा c, फर्ज करो कि ये c आपके पास जो है वो आंसर आया, ये भी एक वेक्टर होगा। तो इसका मतलब कि ये भी i j k के अंदर होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स उन्होंने हमें i j k के अंदर k की फॉर्म के अंदर जो दिए हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं वो भी आप लोग देख लें कि ये बेसिकली हमने वहाँ भी देखा हुआ था कि आपको रो 1 से जो है एक्सपेंड करना होता है। ये डिटर्मिनेंट है 3/3 का, और इसे जो है वो एक्सपेंड कैसे करते हैं, फिर सॉल्व कैसे करते हैं, रो 1 से हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। और जो साइन वाला टेबल है वो भी आप लोगों को जो है वो देखना पड़ेगा कि पहले प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये बेसिकली जो साइन होता है। और ये आप लोगों को याद रखना होता है कि आप जो है वो अगर रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो ये वाले साइन चलाने पड़ेंगे, अगर कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो फिर ये वाले साइन चलाने पड़ेंगे, अगर रो 2 से एक्सपेंड कर रहे हो तो ये वाले साइन चलाने पड़ेंगे। ये मैथमेटिक्स वालों को समझ में आ रहा होगा। बाकी जो मेडिकल वाले हैं वो सिर्फ जो है वो देख लें कि अगर आप रो 1 से, और बेसिकली हम लोग इसको रो 1 से ही एक्सपेंड करेंगे तमाम केसेस के अंदर, तो आप लोगों को ये वाले साइन जो है वो याद रखने हैं कि पहली रो के अंदर या फिर पहली रो से अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाले साइन आएंगे। बस एक्सपेंड कैसे करते हैं सबसे पहले तो a क्रॉस b इक्वल्स टू, एक्सपेंड कैसे करते हैं, सबसे पहला वाला जो आपके पास i है इसको एज इट इज लिख दो, और इसके साथ जो साइन है वो प्लस का आएगा। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाली जो रो है और ये वाला जो कॉलम है, आई की रो और i का कॉलम, इसे निगलेक्ट कर दो, मतलब इसके ऊपर क्रॉस मार दो या फिर इसे जो भूल जाओ। फिर जो आपके पास चीज़ें बच गई, जैसे हमारे पास अब ये बच रहा है, अगर इसकी रो को और इसके कॉलम को हम लोग जो है वो छोड़ दें, निगलेक्ट कर दें, तो हमारे पास जो चीज़ें बच रही हैं वो ये वाली बच रही हैं। तो आप इसका 2/2 का मैट्रिक्स बना लो, माइनस का 3, 4, माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 2, इसका आपने जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स बना लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, माइनस का साइन, यहाँ पे दूसरा जो नंबर है हमारे पास वो j है, तो यहाँ पे j आ गया। अब क्या करना है आपने कि j की रो और j का कॉलम, j की रो और j का कॉलम, ये आपने जो है वो निगलेक्ट कर देना है। जो भी चीज़ें बचे वो वहाँ पे लिख देनी है। तो अगर ये और ये हम लोग निगलेक्ट करें तो हमारे पास क्या बचता है, एक ये बचता है और 2 जो है वो ये वाली चीज़ें बचती हैं। इसका 2/2 का आप जो है वो मैट्रिक्स बना लो। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 और 1, और यहाँ पे माइनस का 1 और माइनस का 2, और ये आपने 2/2 का मैट्रिक्स बना लिया। फिर आखिरी साइन जो था वो हमारे पास प्लस का था, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे k आएगा, क्योंकि हमारा अगला जो था वो नंबर है। और फिर अब इसके साथ भी वही करना है कि आप लोगों ने k वाली रो को और k वाले कॉलम को जो निगलेक्ट करना है, और बाकी जो नंबर बचते हैं उसका 2/2 का मैट्रिक्स बना लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 1 और माइनस का 3 और 4। अब क्या करना है, अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। आपको 2/2 का तो मैट्रिक्स सॉल्व करना आता होगा, आपने मैट्रिक के अंदर जो है वो देखा था, क्रैमर्स रूल वगैरह और वो वाले चैप्टर के अंदर जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स तो आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा।
बस इसे आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे आई है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता होगा कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि माइनस का 3 और मल्टीप्लाई बाय माइनस का यहाँ पे जो है वो 2 आएगा और जो है बीच में माइनस का साइन आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 और माइनस का 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये वाली चीज़ जो थी वो आपने मैट्रिक के अंदर जो है वो यकीनन पढ़ी होगी। इस तरह का कुछ जो है वो फार्मूला था कि अगर ए बी या फिर ए बी और यहाँ पे सी और डी होता है और ये डिटर्मिनेंट होता है तो इसको किस तरह से एक्सपेंड करते हैं। ए जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई होता है और माइनस का साइन आता है और बी जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होता है या फिर सी बी। इस तरह से इसको जो है वो हम लोग एक्सपेंड करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही किया है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई करवाए, बीच में माइनस का साइन लगाया और ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए और सारे के सारे जितने भी आगे वो इसी तरह से जो है वो एक्सपेंड होंगे या फिर इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे जो है वो माइनस का जे आ गया और इसे आप लोग कैसे सॉल्व करोगे कि माइनस का 2 इंटू +2 माइनस का साइन फार्मूले का और यहाँ पे 1 और माइनस का 1 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस का आपके पास के आया और यहाँ पे जो है वो आपके पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 बीच में माइनस का साइन और 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 3 से। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपके पास। ये दोनों चूँकि माइनस और माइनस के अंदर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा 6। तो आई और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 6 आया और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 4 1 ज़ार 4। फिर माइनस का जे, यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या आंसर आएगा माइनस का आपके पास 4, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस और प्लस आपके पास माइनस और 2 2 ज़ार 4 और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 1 आंसर आएगा। फिर प्लस का के और ये 4 2 ज़ार 8 और यहाँ पे जो है माइनस और माइनस प्लस और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर 3 आएगा। अब 6 और 4 जब आपस में ऐड होंगे तो 10 आएगा और 10 जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा 10 आई। ए क्रॉस बी जो है वो साथ साथ चलता आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू क्या आई 10 आई ए क्रॉस बी वाले वेक्टर की, यानी कि इसके ये जो मल्टीप्लाई हमने करवाया उस जो नया वेक्टर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसकी जो पहली वैल्यू वो आपके पास 10 आई है। और फिर यहाँ पे क्या आएगा 4 और माइनस का 4 और प्लस का 1, माइनस का 4 और प्लस का 1, इसका आंसर क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 4 है यानी कि 4 रुपये का लॉस हुआ है आपको और 1 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 3 रुपये का अभी भी आपको लॉस हुआ है। तो माइनस का 3 और माइनस का 3 जब माइनस के जे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा माइनस और माइनस प्लस और 3 जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3j, मतलब यहाँ पे जो माइनस का जे है और माइनस के 3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 3j आएगा। और फिर यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 8 और 3 जब आपस में ऐड होंगे तो 11 और साथ में k। तो ये आपके पास जो है वो पार्ट ए का आंसर आ रहा है, जिसे अगर हम लोग अपनी बुक के साथ जो है वो मैच करवाएं तो बुक के अंदर जो आपका आंसर है वो यही है। तो उसका मतलब कि आप लोगों ने या हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे सही किया है। तो ये आपके पास पार्ट जो था वो ए था। इसी तरह पार्ट बी के ऊपर जाते हैं और पार्ट बी को भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और पार्ट बी के अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने प्लेसेस चेंज करनी है, मतलब ये वाली रो ऊपर चली जाएगी और ये वाली रो जो है वो नीचे आ जाएगी। और अगर आप लोग वैसे देखो तो हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या पढ़ा था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल होता है आपके पास माइनस का बी क्रॉस ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो वैल्यू आएगी, मतलब ए क्रॉस बी का आंसर ये आया ना, तो बी क्रॉस ए का जो आंसर आएगा वो माइनस के साथ आएगा, मतलब यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो चलें इसको जो है वो देख लेते हैं, इससे भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। और फिर आखिरी वाला जो है वो उसका हम लोग a प्लस बी और a माइनस का बी निकाल लेंगे। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आप लोग खुद से निकालोगे, मतलब ये वाली जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है ये आप लोग खुद से करोगे। तो बी क्रॉस ए जो कि पार्ट बी है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जल्दी से। पार्ट बी ए जो है हमने सॉल्व कर लिया है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं और जो कि बी क्रॉस ए है। तो अब बी को ऊपर लिख दो सिंपली, बी क्या है आई प्लस का 4j और माइनस का 2k और ए को जो है आप लोग नीचे लिख दो, जो कि क्या है 2i और माइनस का 3j और माइनस का k। बाकी सारी चीज़ जो है वो आपने वही करनी है,
बाकी सारी की सारी चीज़ वही करनी है। क्या कि बी क्रॉस ए जो है वो किसके इक्वल होगा, आपके पास आई जे के, यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 और आपके पास z2। यहाँ पे आप जो है वो वैल्यूज़ पुट करो, और वैल्यूज़ किस तरह से पुट करोगे, आई अपनी जगह पे, जे अपनी जगह पे, के अपनी जगह पे। x1 की जगह पे अब आ जाएगा 1, y1 की जगह पे अब आ जाएगा 4, और z1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे जो आपके पास 2 -3 और -1। फिर अब क्या हुआ है कि एक रो जो हमने चेंज की है, एक रो हमने चेंज की है। और इंजीनियरिंग वाले जो है उस बात को अभी से समझ जाएंगे कि अगर मतलब इंजीनियरिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है, मैथ्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, जो ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब रो एक्सचेंज करते हैं तो बीच में एक हमारे पास माइनस का साइन लगता है, मतलब एक माइनस का साइन कॉमन आता है। ये मैथ्स वालों को समझ में आ रही होगी। और बाकी सारा आंसर जो आपका वही होगा, जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो आंसर बेसिकली वही आएगा, सिर्फ एक माइनस का साइन जो आपके पास बाहर कॉमन निकल आएगा, जो कि पूरी की पूरी जो वैल्यू होगी उसके साथ लगेगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो भी आप लोग जो है वो देख लोगे इसे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब भी। तो सॉल्व किस तरह से करना है, सेम उसी तरह से कि आई यहाँ पे आएगा प्लस के साथ, और इसका कॉलम और इसकी रो को हम लोग निगलेक्ट करेंगे, और बाकी का 2/2 का वो बना लेंगे डिटर्मिनेंट। 4 -2 -2 और -1, इसी तरह फिर माइनस का जे यहाँ पे आएगा, इस कॉलम को और इस रो को जो हम लोग निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 और -2 और -1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास आएगा, क्योंकि इसको हमने जो है निगलेक्ट किया और इसको भी निगलेक्ट किया। 1 2 और -2 और -1 और प्लस का आपके पास जो है वो के, और इसके कॉलम को और इसकी रो को निगलेक्ट करेंगे तो ये जो चीज़ बची हुई है इसका 2/2 का मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट जो बन जाएगा 1 2 और यहाँ पे 4 और -3, 4 और -3। अब इसे सेम उसी तरह से जो आप लोग सॉल्व कर लो आगे, कैसे कि ये जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा आई, और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 4 × -1 बीच में माइनस का साइन, और 3 × -2, इसी तरह फिर माइनस का जे, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो -1 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 2 × -2 फिर प्लस का के, और ये आपके पास जो है वो 1 × -3 बीच में माइनस का साइन फॉर्मूले का, और 2 × 4। इसे मज़ीद सॉल्व करो तो क्या आएगा आपके पास आंसर, आई और ब्रैकेट के अंदर 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गए, और प्लस और माइनस, तो 3 2 6। इसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन जे के साथ, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -1, और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 2 2 4, और प्लस का के, और यहाँ पे क्या होगा कि -3 ब्रैकेट के अंदर आएगा, और माइनस का आपके पास 2 4 8। और इसे जब आप लोग सॉल्व करोगे तो फाइनली बी क्रॉस ए की आपके पास वैल्यू आएगी। बी क्रॉस ए बेसिकली साथ साथ चलता आ रहा है, यहाँ भी बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और यहाँ पे भी जो आपके पास बी क्रॉस ए, और इसकी जो वैल्यू मिल रही है आपको, क्या मिल रही है, -4 -6 कितना हो जाएगा, -10, और -10 जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आई। ये आपके पास 4 और -1 और +4 कितना आएगा, +3, और +3 जब इस माइनस के जे से मल्टीप्लाई होगा तो -3j, और फिर यहाँ पे जो आपके पास -3 -8 कितना हो जाएगा, -11, और -11 जब प्लस के से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -11 और साथ में के। तो ये आपके पास जो है बी क्रॉस ए की वैल्यू आ रही है, जो कि हम लोग अगर देखें तो बेसिकली पूरी की पूरी वैल्यू वही है, बस सिंपली इसके अंदर क्या है कि साइन चेंज हुआ है। इसके अंदर 10 भी माइनस के अंदर है, इसके अंदर 3 भी माइनस के अंदर है, और इसके अंदर 11 भी माइनस के अंदर है। मतलब ये कि अगर आप लोग ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा था, ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा था, पूरे का पूरा जो भी आंसर था उसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते तो आपके पास क्या आ जाता, बी क्रॉस ए। तो यहाँ से भी आपकी जो कम्पिटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रूव होती है कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस का बी क्रॉस ए के। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, माइनस का बी क्रॉस ए के, क्योंकि इसके साथ सारा जो है माइनस मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये पार्ट बी था और पार्ट सी भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करना है।
सिर्फ आपको a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो निकालना पड़ेगा पहले, और फिर उसके बाद जो दोनों आपके पास वेक्टर्स आ रहे होंगे आप लोगों को उसका जो है वो प्रोडक्ट निकालना होगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, बाकी जो कैलकुलेशन है वो फिर आप लोग जो है वो खुद करोगे। इसे सॉल्व करने के लिए, पार्ट सी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए होगी, a प्लस बी। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो a प्लस बी है। तो a प्लस बी कैसे निकालेंगे, इस a और इस b को जो है ऐड कर लेंगे सिंपली। कैसे, a की जगह पे a की वैल्यू लिखो 2i माइनस का 3j और माइनस का k, प्लस का साइन जो है वो यहाँ पे फॉर्मूले का या फिर इस इक्वेशन का, और आगे जो आपके पास b की वैल्यू लिख दो जो कि i प्लस का 4j और माइनस का 2k है। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जो है वो लाजमी होता है, लेकिन चूंकि ये प्लस है और अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबकी साइन वही रहेंगी, यानी कि प्लस 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 माइनस माइनस वही रहेंगी। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना जो इतना लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। प्लस का साइन अगर यहाँ पे बीच में होता, माइनस के लिए जो आपको ब्रैकेट लगाना लाजमी होगी, वो क्यों होगी वो हम लोग आगे देखेंगे। अब सिंपली इनको ऐड कर दो, 2i और 1i कितना हो जाएगा 3i, माइनस का 3j और प्लस का 4j कितना हो जाएगा, सिर्फ j बचेगा आपके पास, यानी कि 4 में से 3 गए सिर्फ j बचा, एक बचा तो आप लोग जो है वो सिर्फ j लिखोगे। और ये माइनस का k और माइनस का 2k कितना हो जाएगा, माइनस का 3k। ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 3i प्लस का j और माइनस का 3k। फिर इसके बाद अगर हम लोग a माइनस का भी निकालें, a माइनस का भी निकालें, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इस प्लस की जगह पे माइनस लगा देना है। 2i माइनस का 3j माइनस का k, यहाँ पे माइनस का साइन और ब्रैकेट लगाना यहाँ पे लाजमी है, i प्लस का 4j और माइनस का 2k। अच्छा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ब्रैकेट लगाने का मकसद क्या है कि ये जो माइनस है ये पूरे के पूरे b के साथ है, क्योंकि यहाँ पे b लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो माइनस है ये पूरे के पूरे b के अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है सबके साथ लगेगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लगाएं तो ये जो माइनस है सिर्फ इस i के साथ लगेगा, आगे की जो दो वैल्यूज़ हैं वो बच जाएंगी, उन्हें बचाना नहीं है, उसके साथ भी माइनस लगाना है। तो अब क्या होगा, 2i माइनस का 3j माइनस का k, ये माइनस का साइन अंदर पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का i माइनस का 4j और माइनस माइनस प्लस का 2k। अब आप लोग इसे जो है वो ऐड कर लो तो आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। 2i और माइनस का 1i क्या बचेगा, सिर्फ i, माइनस का 3j माइनस का 4j कितना हो जाएगा, माइनस का 7 4j था ये बेसिकली, माइनस का 3j और माइनस का 4j कितना हो जाएगा, माइनस का 7j और माइनस का k और प्लस का 2k कितना हो जाएगा, प्लस का k। इसको जो है वो आप लोग यहाँ पे लिख लो कि इसका जो वेक्टर आया वो हमारे पास ये आया है कि माइनस i माइनस का 7j और प्लस का k। अब इन दोनों का आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो निकाल लोगे या फिर हम लोग जो है यहाँ पे निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। 3 ही प्रॉब्लम है आज, इसको भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। और आप क्या करना कि इसे जो है वो मैच कर लेना, अपने आंसर को जो है वो मैच कर लेना इसके साथ, कि आप लोगों की कहाँ पे अगर कोई गलती आ रही हो तो यहाँ पे जो आप देख लेना, नहीं तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आगे कर देना। तो हम लोग जो इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इसका और इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वेक्टर हमारा ये, यानी कि इसकी जो ये वाली वैल्यू ये हमारे पास x1 है, ये y1 है और ये z1 है, ये हमारे पास x2 है, ये y2 है और ये आपके पास z2 है। बाकी पूरा काम जो आपने उसी तरह से करना है। कैसे कि a प्लस बी और क्रॉस a माइनस का b ये किसके इक्वल होता है, i j k x1 y1 z1 x2 y2 और z2। और यहाँ पे जो आप लोग वैल्यूज़ पुट करो, i j k x1 की जो वैल्यू आपके पास क्या है 3 और y1 की जो वैल्यू आपके पास क्या है पॉजिटिव का 1 और माइनस का 3, यहाँ पे क्या है 1 माइनस का 7 और आपके पास जो है वो पॉजिटिव का 1। अब इसे जो आप लोग दोबारा से एक्सपेंड करो सेम उसी तरह से। अब तो शायद आप लोगों को प्रैक्टिस होगी क्योंकि पीछे हमने 2 जो है वो सॉल्व कर लिए। तो आई इसका कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ो, यहाँ पे 2/2 का जो मैट्रिक्स बनाओ, 1 माइनस का 7 माइनस का 3 और यहाँ पे 1। फिर बीच में जो माइनस का आपके पास जे आएगा, इसका कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ो, तो 3 1 और यहाँ पे माइनस का 3 और 1। फिर आपके पास जो है वो पॉजिटिव के, इसका कॉलम छोड़ो, इसकी रो छोड़ो, 2/2 का मैट्रिक्स बनाओ, तो 3 1 और 1 और आपके पास माइनस का 7। अब इसे जो आप लोग एक्सपेंड करते जाओ, सॉल्व करते जाओ।
1 और 1 से डायरेक्ट करते हैं हम लोग थोड़ा। ये आपके पास जो है 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1, माइनस का 3 और माइनस का 7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव का आपके पास जो है वो 21 और माइनस का साइन बीच में फॉर्मूले का, ये माइनस और माइनस प्लस और ये वाला साइन जो आपके पास फॉर्मूले का, और 7 3 21 माइनस का j, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, और यहाँ पे 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से 3 आएगा, लेकिन बीच में एक साइन जो आपके पास फॉर्मूले का होगा और एक ये वाला साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3। आप लोग जो प्रॉपर सॉल्व करना, मतलब जिस तरह से पीछे हम लोग करते हुए आ रहे हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं करना, क्या पता गलती हो जाए, क्या पता अभी भी यहाँ पे कोई गलती हो जाए। तो देखते हैं हम लोग, ये माइनस का साइन माइनस का 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 21, बीच में माइनस फार्मूले का, और आपके पास 1 1 जार 1। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, माइनस का 20 बचेगा तो माइनस का 20i, फिर यहाँ पे जो आपके पास 3 और 3 6 हो जाएंगे तो माइनस का 6j, और यहाँ पे माइनस का 21 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 22 और साथ में k। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है किसकी, इसकी कितनी आ रही है वो यहाँ पे जो है हमने लिखी है। इसको मैच कर लेते हैं क्या हमने जो सही किया है या गलत किया है। पार्ट सी का जो आंसर है वो आपके पास आ रहा है माइनस का 20i, माइनस का 6j और माइनस का 22k। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने सही किया है। तो ये था आपके पास प्रॉब्लम नंबर 21। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 की तरफ और देखते हैं कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 22 है और इसके अंदर वो हमें क्या बोल रहे हैं कि डिटरमिन यानी कि फाइंड करके बताओ यूनिट वेक्टर। इसमें हमें यूनिट वेक्टर निकाल के बताना है जो कि परपेंडिकुलर हो टू द प्लेन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर हमारे पास A है और एक वेक्टर B है, ये दोनों जिस प्लेन के अंदर है उसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर हमें जो निकाल के बताओ i j k की फॉर्म के अंदर। और वेक्टर प्रोडक्ट वाली अगर आपको वीडियो याद हो तो उसके अंदर जब हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ लेते या फिर उसी वीडियो के अंदर कहीं पे हमने ये देखा था कि जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है यानी कि दो वेक्टर्स को फर्ज करो कि आपके पास वेक्टर A है जो कि यहाँ पे है और ये वाला जो है ये आपके पास वेक्टर B है। इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जो हमारे पास नया वेक्टर आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमने यही पढ़ा है ना कि अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाओ और उन्हें मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो नया वेक्टर आए या फिर नई जो क्वांटिटी आए वो भी वेक्टर क्वांटिटी हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आपके पास नया वेक्टर आता है, फर्ज करो कि वो वेक्टर सी है, ठीक है, वो भी एक वेक्टर होगा और ये वाला जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी। जब हम लोग ये वाली चीज़ वहाँ पे वीडियो के अंदर थ्योरी के अंदर कहीं पे पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी भी है वो वाली, तो उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो नया वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे उसके अंदर जो ये चीज़ देखी भी थी कि जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर आपके पास दो वेक्टर जो है वो इस प्लेन के अंदर हैं तो जो नया वेक्टर आएगा वो इस तरह से होगा, मतलब इन दोनों की परपेंडिकुलर। ये वाली चीज़ तो आप लोगों को जो है पता होगी। अब हम लोग यूनिट वेक्टर किस तरह से निकालने वाले हैं, अगर हमें ये वाला वेक्टर मिल जाए तो आसानी से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। और हमें बताना भी यही है कि आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B ये दोनों जिस भी प्लेन के अंदर मौजूद हैं इसके परपेंडिकुलर एक जो है वो आपको यूनिट वेक्टर निकाल के बताना है। तो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, पहले आपको ये वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा यानी कि A क्रॉस B करना पड़ेगा। A क्रॉस B करके जो भी आपके पास वेक्टर आ रहा है बेसिकली वो इसके जो है वो परपेंडिकुलर होगा और फिर आप उसका जो यूनिट वेक्टर आसानी से बता सकते हो। यूनिट वेक्टर का एक न्यूमेरिकल हम लोग पीछे भी करके आ चुके हैं। क्या फॉर्मूला था यूनिट वेक्टर का, हमें पता है कि वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर होता है। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की या फिर वेक्टर को लिखने की, कि बेसिकली वेक्टर क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ में एक उसकी डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर, जो कि हम लोग बेसिकली डायरेक्शन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं यूनिट वेक्टर। और इस फॉर्मूले से अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें तो कैसे निकलेगा,
ये आपके पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो कि हम लोग एक पीछे फॉर्मूले के अंदर या फिर एक न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करते हुए आए हैं। यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं कि वेक्टर यानी कि आई जे के की फॉर्म के अंदर जो वेक्टर है वो डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, अगर उसके मैग्नीट्यूड से उसको हम लोग डिवाइड कर दें तो जो हमारे पास वेक्टर आता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अब यहाँ पे मसला ये है कि हमें परपेंडिकुलर वाला बताना है, तो परपेंडिकुलर वाला सबसे पहले तो आपको वो वाला वेक्टर निकालना पड़ेगा जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और वो कैसे आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो आपके पास नया वेक्टर आएगा वो बेसिकली इन दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और जब हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा तो फिर ये वाली चीज़ हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करके यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसे सॉल्व करते हैं फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब इतना तो समझ में आ गया ना आपको कि ए और बी अगर इस प्लेन के अंदर हों तो जो ए क्रॉस बी का आंसर आता है यानी कि सी वो परपेंडिकुलर आता है इसके। अब अगर ये वाला सी हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह से, क्योंकि ये दोनों जो वेक्टर हमें दिए हुए हैं इन्होंने आई जे के की फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, तो जैसे पिछले सवाल के अंदर हम लोगों ने ए क्रॉस बी निकाला, यहाँ पे भी वो ऐसे ही निकलेगा। ए क्रॉस बी हमें पता है किसके इक्वल होता है, अगर आई जे के की फॉर्म के अंदर दी हुई हो हमें वैल्यूज़ तो आई जे के, और यहाँ पे आपके पास x1 y1 z1 x2 y2 और z2। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी जो हमने फ़र्ज़ किया कि सी के इक्वल है, नई जो क्वांटिटी आ रही है ए क्रॉस बी वो सी के इक्वल है, तो सी वेक्टर जो है किसके इक्वल होगा, इसी के। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है वो फॉर्मूला डाल दो, या फिर ए क्रॉस बी सी के इक्वल है ना, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी की जगह हम लोग सी भी तो लिख सकते हैं, यानी कि जो नया वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी करने के बाद जो नया वेक्टर आ रहा है वो इस तरह से निकलेगा। ए क्रॉस बी का भी मतलब वही होता है, तो यहाँ पे आप लोग सी लिख सकते हो। तो सी जो वेक्टर है जो बेसिकली एक प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, उसको हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो वो सी हमने यहाँ पे लिखा। अब इसे सॉल्व किस तरह से करना है आप लोगों को पता है कैसे, कि आई जे के एज इट इज़ x1 की जगह पे आपके पास जो है वो ए वाला जो वेक्टर है, पहले वाला जो वेक्टर है तो वो आएगा, मतलब i के साथ जो वैल्यू है वो x1 होती है, j के साथ जो होती है वो आपके पास y1 होती है, माइनस का 6 है और यहाँ पे माइनस का 3, फिर यहाँ पे जो आपके पास 4 3 और माइनस का 1 आएगा। अब इसे दोबारा से जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करोगे, c जो है वो इक्वल आएगा आई से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कॉलम ये रो छोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 6 3 माइनस का 3, यहाँ पे जो आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 1, फिर माइनस का j, ये वाला कॉलम छोड़ो ये वाली रो छोड़ो, तो 2 4 और यहाँ पे जो आपके पास माइनस का 3 और माइनस का 1, और ये चीज़ जो है ये हमें मिटानी पड़ेगी दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे बाद में। फिर प्लस का आपके पास जो है वो k, और ये वाला कॉलम छोड़ो ये वाली रो छोड़ो, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाओ, 2 4 माइनस का 6 और यहाँ पे 3। अब इसे जो है वो मज़ीद सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, आई ये माइनस का 1 और माइनस का 6 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे जो वो 6 आ जाएगा, और एक माइनस जो है यहाँ पे फॉर्मूले का है और एक माइनस ये रहा, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो 3 3 9। आप लोगों को अगर सॉल्व करना हो आसानी से आराम से तो आप लोग जो इस तरह से सॉल्व करना, कैसे कि माइनस का 1 माइनस का 6 बीच में फॉर्मूले का माइनस और 3 इंटू माइनस का 3, इसे सॉल्व करोगे तो यही आएगा। मैंने बेसिकली डायरेक्ट कर दिया है, माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 आ जाएगा, तो हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पे टाइम बचाने के लिए। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस का आपके पास j है, यहाँ ये माइनस का 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का साइन फार्मूले का और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो 4 3 12, फिर प्लस का k, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 या फिर 3 2 6, और बीच में माइनस का फार्मूले का जो माइनस है वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 24। इसे मज़ीद सॉल्व करो तो 6 और 9 कितने होते हैं, 6 और 9 कितने होंगे 15, यानी कि 15 आई, और यहाँ पे आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गए तो 10 बचे, तो माइनस का 10 और साथ में j, फिर प्लस का आपके पास कितना आएगा 24 और 6 कितने 30, तो 30k। उसका मतलब c जो है वो आपके पास वेक्टर ये वाला आ गया, मतलब ये आपके पास a था
ये आपके पास जो था वो बी था, और ये जो सी आया है यानी कि इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इन दोनों के परपेंडिकुलर, वो ये वाला वेक्टर है। अब आपको यूनिट वेक्टर बताना है, यानी कि यूनिट वेक्टर यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर अगर सी आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, और इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, इसके यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास ये वाला वेक्टर तो है, इसका मैग्नीट्यूड जो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अलग से निकालना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या है, सी इज इक्वल्स टू वेक्टर, यानी कि सी वाला वेक्टर और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो दूसरा काम क्या है हमारा कि सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड निकालें। तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, कैसे निकालते हैं? इसके ऊपर जो है मॉड का साइन लग जाएगा दोनों तरफ, और 15 का स्क्वायर प्लस माइनस के 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और ऊपर जो है इसकी एक अंडर रूट, और डायरेक्ट इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 35 आ रहा है। आप लोग भी सॉल्व करके देख लेना। अंडर रूट मतलब पूरा इसको प्लस वगैरह करो, और अंडर रूट लेने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 35 यूनिट्स आ रहा है। तो ये इसका जो है वो आपके पास मैग्नीट्यूड है। और अब यूनिट वेक्टर जो है वो आसानी से निकल आएगा। कैसे? कि ऊपर वेक्टर रखो, नीचे उसका जो है वो आप मैग्नीट्यूड रख दो, तो आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। कैसे सॉल्व करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। इसका फॉर्मूले का पहले तो रेफरेंस दो कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू देता है। तो ऊपर वेक्टर रखो जो कि 15i माइनस का 10j और प्लस का 30k, और नीचे डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से जो कि 35 है। तो ये आपको किसकी वैल्यू दे देगा? यूनिट वेक्टर की वैल्यू दे देगा। अब अगर बुक में इसी तरह से लिखा हुआ आंसर तो इसी तरह से छोड़ दो, नहीं तो इसे जो है वो मज़ीद सॉल्व कर लो। 22 का जो आंसर है वो कितना दिया हुआ है? सॉल्व करके दिया हुआ है, तो हम भी जो है सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ब्रेक करो। एलसीएम ब्रेक कैसे करोगे कि 15i और अपॉन में 35, मतलब ये 35 किससे डिवाइड हो रहा है? इससे या इससे, तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो बारी बारी तीनों के नीचे लिख दो। यहाँ भी 35 आएगा, यहाँ पे 10 माइनस का 10j और अपॉन में 35 और प्लस का 30k और अपॉन में 35। अब इसे जो है आप लोग सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे? 15 जो है वो 5 के टेबल से पहले करके देखो। 5 3 ज़र 15 और 35 5 के टेबल में कितने पे आता है? 7 पे, तो 3/7। यहाँ पे इसको भी 5 के टेबल से करो, 2 और अपॉन में 7 आएगा। इसे भी आप जो है वो 5 के टेबल से करो तो कितना आएगा? ऊपर 6 और नीचे जो आपके पास 7। अब इसको फाइनली जो है वो लिख लो, और फिर आपका वही बुक वाला जो आंसर है वही आपके पास आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे जो हम लोग आंसर लिखते हैं, जो हमारा आंसर आया है, और वो क्या है? यूनिट वेक्टर सी जो है वो किसकी इक्वल है? 3/7i प्लस का 2/7j, प्लस का नहीं है बेसिकली माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस, और प्लस का आपके पास 6/7k। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर है जो कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 22। और अब आखिरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं जो कि 24 है, और उसे भी जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। आपके पास 90 डिग्री है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 24 है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी दोनों सेम इसी तरह से होंगे, और वो आप लोगों ने जो है वो खुद से करने हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या बता रहे हैं हमें वो कि आपके पास R1 और R2 दो पोजीशन वेक्टर्स हैं। दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक R1 है और एक R2 है, और ये दोनों के दोनों लाई कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पे जो है वो हम लोग बना लेते हैं। ये हमारे पास y की लाइन आ गई, ये जो है आपके पास x की लाइन आ गई। x और y की लाइन के, x और y वाले प्लेन के अंदर, यानी कि इसी प्लेन के अंदर आपके पास दो पोजीशन वेक्टर्स हैं। और फिर वो आपको आगे मज़ीद उन्होंने जो है वो कुछ डिटेल दी हुई है कि ये दोनों के दोनों R1 और R2 जो हैं ये एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव x एक्सिस के साथ या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ
आपके पास जो है वो एंगल बना रहे हैं, और ये जो एंगल है ये आपने काउंटर क्लॉकवाइज जो है मेजर करना है, यानी कि इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से यू मेजर करना है। और फिर आपसे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड करके बताओ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट इन दोनों का, इन दोनों पोजीशन वेक्टर्स का आप क्या करके बताओ, वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकाल के बताओ। पहले वाला जो है वो आपको क्या क्या दिया हुआ है कि R1 की जो वैल्यू है, बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम जो है वो डाटा बनाते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं कि R1 का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर है। R2 का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने हमें दिया हुआ है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। और दोनों के अलग अलग एंगल्स भी दिए हुए हैं जो वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। R1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और R जो कि θ1 है, और R2 एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो θ2 है और वो 90 डिग्री है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो R1 अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, 30 डिग्री के ऊपर ऐसे ही रफली, मतलब ऐसे नहीं कि डी लेके बैठ जाओ और पूरा जो 30 डिग्री के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे ही रफली समझने के लिए आप जो है यहाँ पे एक इस तरह से ड्रॉ कर दो वेक्टर और इसको बोल दो कि ये आपके पास R1 है। थोड़ा सा जो है वो छोटा कर दो, ये आपके पास जो है ये R1 है। और इसका जो एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंटर क्लॉकवाइज आपने मेजर करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका एंगल है जो कि कितना है, θ1 = 30 डिग्री। ये आपके पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल है, या फिर इसको जो है वो अभी फ़िलहाल ना बनाओ। फिर जो दूसरा वेक्टर है वो आपके पास R2 है और वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी कि वो कुछ इस तरह से y एक्सिस के ऊपर होगा। ये रहा वाला वेक्टर जो कि R2 है। इसका कितना एंगल है, 90 डिग्री। अगर यहाँ से हम लोग मेजर करें तो ये थीटा आपके पास जो है वो 2 है और इसका जो एंगल है ये आपके पास 90 डिग्री है। ये जो θ1 था इसका एंगल कितना था, 30 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। अब चूँकि ये दोनों के दोनों वेक्टर्स उन्होंने हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें जो है वो दूसरा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में नहीं दिए हुए, वेक्टर फॉर्म में दिए होते तो फिर डिटर्मिनेंट वाला ही फार्मूला लगता, लेकिन अब चूँकि इन्होंने वेक्टर मैग्नीट्यूड फॉर्म के अंदर दिया हुआ है हमें ये वाला वेक्टर, मतलब एंगल और साथ में आपको जो है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ वेक्टर का, तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा जो हमने पढ़ा था, A क्रॉस B = A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। अगर आपको डायरेक्शन बतानी है तो, अगर नहीं बतानी तो यूनिट वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहला जो वेक्टर है वो हमारे पास R1 है, तो R1 वाला वेक्टर मल्टीप्लाई बाय R2 वाला वेक्टर, वही जो उन्होंने हमें बोला है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये कैसे निकलेगा, R1 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, R2 वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो वाला यहाँ पे आएगा। और चूंकि ये लोग दोनों के दोनों XY प्लेन के अंदर है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो क्या आप लोग जवाब दे सकते हो। बेसिकली ये एक आपका टेस्ट भी है, आपका IQ टेस्ट करने के लिए जो ये वाला एक सवाल है कि अगर दो वेक्टर्स X और Y प्लेन के अंदर मौजूद हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो आपके पास नया वेक्टर आएगा वो कौन से वाले एक्सिस के अंदर होगा या फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो जितने लोग ये वो बता रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो K के अंदर होगी, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि मतलब ये जो नया वेक्टर आएगा वो K के अंदर होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इनका जो प्लेन है बेसिकली वो XY प्लेन है। तो जो नया वेक्टर आएगा वो लाजमी सी बात है K के अंदर होगा। तो आप यहाँ पे K जो है वो लगा सकते हो कि जो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ K भी लगेगा। देखेंगे बुक के अंदर अगर हुआ तो लगा देंगे, नहीं तो जो है वो ये एक कॉन्सेप्ट है, आप जो है वो जहन में रख लेना। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला क्या है कि हमें यहाँ पे जो एंगल चाहिए वो इन दोनों के दरमियान का चाहिए, और इन्होंने जो हमें एंगल दिया हुआ वो बेसिकली अलग अलग एक्स एक्सिस के साथ ये जितना एंगल बना रहे हैं वो दिया हुआ है। तो कैसे निकालें इन दोनों के दरमियान का एंगल। अब यहाँ पे गौर करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 30 डिग्री डिस्टेंस, या फिर जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री। और यहीं से लेकर पूरा वेक्टर 2 तक का जो आपके पास एंगल दिया वो कितना है 90 डिग्री। तो
यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा, हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए, इन दोनों के दरमियान का एंगल थीटा की वैल्यू चाहिए, बताओ कितनी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री है और यहीं से लेकर यहाँ तक पूरे का पूरा कितना है 90 डिग्री। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है या फिर जो एंगल है वो कितना होगा, बताओ, कौन बताएगा, कैसे बताओगे आप लोग। इसको एक एग्जांपल से हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि मतलब ये तो एंगल है ना, अगर इसको डिस्टेंस समझें तो फ़र्ज़ करो कि आपके पास, मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैं डिस्टेंस बता रहा हूँ R1 का, वो मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो ये वाला जो ये 2 सेंटीमीटर है R1 का डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये बेसिकली R2 का डिस्टेंस है और ये 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो लाजमी सी बात है आप लोग बताओगे 4 सेंटीमीटर। बच्चों वाली चीज़ है यार, ये भी बात समझ आ जानी चाहिए। मतलब कैसे निकाला ये आपने जो बच गया, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकाला होगा, ये आप लोगों ने ऐसे निकाला होगा कि 6 - 2 = 4। मतलब ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है तो इसको इसमें से माइनस कर दो, ये बच जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 30 डिग्री है और यहीं से लेकर पूरा यहाँ तक जो है वो 90 डिग्री है। तो बीच में जो बचा हुआ है या फिर इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, लाजमी सी बात है 60 डिग्री। कैसे आएगा कि आप लोग जो है वो ले लोगे, डिफरेंस ले लोगे। कैसे कि R2 का जो एंगल है यानी कि θ2 जो है उसको माइनस करवाओगे θ1 में से, और आगे के भी जो आपके पास 2 पार्ट्स हैं उसके अंदर भी शायद यही करना है, वो आप लोग देख लेना। 90 माइनस का आपके पास जो है वो कितना 30, तो इसका कितना आंसर आएगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि थीटा जो है वो आपके पास कितना आ रहा है 60 डिग्री। तो बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो 60 डिग्री। एक बच्चों वाला जो ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू पुट करें इसकी तो कितनी आएंगी, R1 की वैल्यू में कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे जो 4 आ गया। R2 की जो वैल्यू वो कितनी दी हुई है 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। और यहाँ पे sin 60 और साथ में k जो है वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता है कि जो नया वेक्टर आएगा वो k एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आएगा वो k आएगा, जो कि बेसिकली z एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो R1 × R2 और इसे सॉल्व करो तो आपके पास कितना आ रहा है 4 और 2 को आप लोग सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12। और sin 60 की अगर आप लोगों को वैल्यू याद हो, जो मैथ्स के अंदर आपने टेबल याद किया था, तो sin 60 की कितनी आती थी √3/2। sin 60 की जो वैल्यू है वो √3/2 आती है। तो √3/2 अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें और साथ में k, तो R1 क्रॉस R2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 1 2 और 2 6 12, 6 √3 और साथ में k। ये आपके पास पहले वाले पार्ट का आंसर है। और अगर इसको मैच करें तो हमारे पास जो आंसर है वो यही है 6 √3 और साथ में इसकी यूनिट भी लगानी है। और इन्होंने k नहीं लगाया हुआ, तो k लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, k को मिटा दो, यूनिट वेक्टर को अभी यहाँ पे से जो है वो आप लोग मिटा दो। और अगर लगाना है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या बनेगी, R1 की क्या यूनिट थी सेंटीमीटर और R2 की क्या यूनिट थी सेंटीमीटर, यानी कि हमने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करवाया। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी बुक के अंदर जो उन्होंने आंसर दिया हुआ है। और अगर आप लोगों को ये वाली वैल्यू याद ना हो तो आप sin 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जो कि शायद 0.8 या फिर समथिंग इस तरह से करके आएगी। तो आप वैसे भी लिख के बता सकते हो, लेकिन बुक के अंदर चूँकि इस तरह से लिखा हुआ है तो तभी हमने वो वाली जो है वो वैल्यू इसकी यूज़ की है। तो ये आपके पास जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है, जो कि 2 पोजीशन वेक्टर के दरमियान था R1 और R2। अब इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है ये आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। और फिर ये वाला जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस वीडियो के अंदर ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हमने कवर कर लिए हैं। और इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्केलर्स और वेक्टर्स ख़त्म हो गया। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे कि इसी फर्स्ट ईयर का जो है वो तीसरा चैप्टर स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।